हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक तो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस ओवर हो ही चुके हैं। और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट इनफ होंगे कि आप लोग 10th में अच्छा करने वाले हो, ताकि आप लोग को साइंस मिल सके, है ना। और क्योंकि ये वीडियो जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, नाउ टेल मी ऑनेस्टली कि आप लोगों ने 9th में भी कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री रिलेटेड पढ़े होंगे, 10th की साइंस में भी आपके 4 चैप्टर्स जो थे वो केमिस्ट्री के हुआ करते थे। पर आप लोग सच-सच बताइएगा, क्या आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आया था, या फिर सिर्फ साइंस पढ़नी थी, या फिर बोर्ड्स में अच्छा करना था, आपने इसलिए किया था? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हुआ करते हैं, स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, उनमें केमिस्ट्री को लेके एक फ़ियर बैठा होता है। उनको यही लगता है कि केमिस्ट्री जो है वो काइंड ऑफ एक रटने का सब्जेक्ट हुआ करता है, उसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं हुआ करते हैं, है ना? और 10th में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो काफ़ी हद तक थी भी इस टाइप की। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था, तो आगे शायद आपकी ये आइडिया, जो आपकी जो ओपिनियन है, वो चेंज होने वाली है। वो इस वजह से, क्योंकि अगर आपने 9th या 10th में अभी तक केमिस्ट्री के रिलेटेड आप इंटरेस्ट नहीं गेन कर पाए हैं, या फिर आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी, तो आप यहाँ से फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है ना बेटा, वो 9th और 10th ऐसे बच्चों के लिए भी है जो 9th और 10th में ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, या फिर इनका इंटरेस्ट नहीं आया था, है ना? तो आप बिल्कुल घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी बच्चों के फियर बैठ जाता है ना मन में, कि अगर मेरा 10th खराब हो गया है, या फिर मैं 10th में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या 11th की केमिस्ट्री मेरे से हो पाएगी? डेफिनेटली हो पाएगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। डोंट पैनिक, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, है ना? और हमारे चैप्टर का नाम भी वही है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, वो कौन सा बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, चैप्टर के नाम में ही लग रहा है कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने 9th और 10th में हल्का फुल्का अगर आपको आइडिया है, या फिर वो भी नहीं है, तो आप इसको ईजिली यहाँ पे समझ सकते हैं। सर, हमारी बात सभी को है। तो बेटा, ये जो हम लोग का चैप्टर है ना, सम बेसिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप देखोगे, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और ऐसा नहीं कोई टॉपिक आपको मिलेगा जो आपने बिल्कुल न्यू है, आपने कभी सुना भी ना हो। शायद ही एक तो आपको टॉपिक्स बिल्कुल जो चैप्टर के एंड में मिलने वाले हैं। अदरवाइज आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होंगे, आप उनसे कनेक्टेड होने वाले हैं, है ना? तो बेटा, चैप्टर ये बेसिक है, लेकिन अगर आपने ये क्लियर कर लिया, तो शायद आगे आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। केमिस्ट्री आपको फॉर द श्योर बोरिंग नहीं लगने वाली है। ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पे हेडिंग देख ही पा रहे होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप बोलोगे सर, ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, 8th एंड 9th में। तो बेटा, यही चैप्टर है, आप लोग एनसीईआरटी उठा कर देख लीजिए, उसमें भी आपकी जो टॉपिक की स्टार्टिंग हुई है ना बेटा, वो यहीं से हुई है, स्टेट्स ऑफ मैटर से हुई है। तो अगर आपको इतना पता है, तो आप उनको बताएंगे बेटा कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप की हुआ करती हैं। वेरी गुड। स्टेट्स ऑफ मैटर जो बेटा कितने टाइप के हुआ करते हैं? 3 टाइप्स के हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है हमारे पास में सॉलिड स्टेट, देन वी हैव लिक्विड स्टेट, एंड एट द एंड वी हैव गैसियन स्टेट। हुआ करती है स्टेट्स हैं, है ना? अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन लोग मैटर का क्या करता है। सबसे पहली बात तो आपने 9th क्लास में शायद मैटर की डेफिनेशन भी पढ़ रखी होगी। बेटा, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या हुआ करता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। बहुत क्लियर सी बात हुआ करती है। मैटर क्या चीज़ हुआ करती है? पहली बात तो मैटर है, कुछ मास होना चाहिए, उसमें कुछ अमाउंट तक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, एंड सेकेंडली इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। समझ की बात नहीं आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, क्या बताइए बेटा, फ्रेग्रेंस जो खुशबू हुआ करती है किसी भी चीज़ की, क्या वो मैटर की कैटेगरी में आएगी? नहीं, क्योंकि आप फ्रेग्रेंस का वेट नहीं कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस डजंट कंटेन एनी अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस इन इट। समझ में हमारी बात नहीं आ रही? इसी प्रकार से मान लिया, ने बोला कि व्हाट इज योर एज, या फिर इज एज अ मैटर? क्या एज आपकी जो है वो एक मैटर की कैटेगरी में आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज यू द एज इज जस्ट अ काइंड ऑफ फीलिंग, इज अ इमोशन, है ना, जो हम लोग अपने ब्रेन में मूड क्रिएट कर रखा है। और इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ये आपकी एज इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर मैटर हम लोग किसको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल वाटर, कप में पानी रखा हुआ है, वो एक मैटर कैटेगरी है। जिस कप में वो पानी रखा हुआ है, वो भी उसकी मैटर कैटेगरी में आ जाएगा, है ना? अगर पानी गर्म है, उसके वेपर्स फॉर्म हो रहे होंगे, तो वेपर्स भी मैटर कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनका भी कुछ मास हुआ करता है, और वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उसी वाटर को आप फ्रिज में डाल के फ्रीज कर दो, आइस बन गया, आइस भी मैटर कैटेगरी में आ जाएगा। सन्ना की बात नहीं है बेटा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सॉलिड लिक्विड गैस जो मैटर की कैटेगरी हुआ करती हैं, ये किस बेस पर है? तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो क्राइटेरिया हुआ करता है ना, ये बस 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हुआ करती है, जो आपका है यहाँ पर, कि हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम। और सेकेंडली है शेप। बस इन 2 क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, लिक्विड की कैटेगरी में आएगा, या फिर गैस की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, सॉलिड के अगर बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो सॉलिड में
क्या हुआ करता है, आपका वॉल्यूम और शेप ये दोनों बेटा डेफिनेट क्वांटिटी हुआ करते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड, है ना। जो चीज़ डिफाइनेबल है, जो चीज़ फिक्स्ड है, उसकी कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब सॉलिड के बारे में बात करते हैं, लेट से मेरे पास ये पेन है ना। ये पेन एक सॉलिड है, क्योंकि अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका जो शेप जो है वो ऐसा कैसे रहने वाला है। और रही बात वॉल्यूम की, अगर हम इसको यहाँ पर रखें, अपने हाथ के ऊपर रखें, किसी भी तरीके से रख लें, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उतनी ही जगह घेरेगा जितनी अभी घेर रहा है। आपको समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, तो इस वजह से क्या कहलाएगा, या सॉलिड कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स में, लिक्विड में क्या हुआ करता है बेटा, वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ करता है, डेफिनेट, पर शेप कैसा होता है, इनडेफिनेट। शेप कैसा बेटा, इनडेफिनेट। अब ये क्या बात हो गई है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, एक जगह आप इमेजिन कर लीजिए, और जग में 100 ml वाटर है। तो क्या होगा, वो वाटर का शेप जो है ना वो जग के आकार का हो जाएगा, जैसा जग का शेप हुआ करता है वैसा हो जाएगा। अब आपने क्या किया भाई, पानी फर्श पे फेंक दिया, फैला दिया आपने, तो क्या होगा, पानी की एक पतली सी लेयर वहां पे फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन वो पानी का वॉल्यूम जो है वो तो अभी भी 100 ml ही रहेगा ना, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया। उसने जो ऑक्यूपाई जो वॉल्यूम हो रहा था, वो वॉल्यूम जो है इसका वो तो सेम रहेगा, अमाउंट भी उसका सेम रहेगा, लेकिन जो शेप है, लिक्विड का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। सर हमारी बात नहीं आ रही है। लेकिन अब हम लास्ट में बात करते हैं किसके, गैस स्टेट के बारे में। गैस में क्या हुआ करता है बेटा, ना आपका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, वॉल्यूम भी इनडेफिनेट है, और आपका शेप जो है वो भी इनडेफिनेट हुआ करता है, मतलब फिक्स्ड नहीं होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, कैसे, मान ली मेरे पास एक बलून है, बलून में हमने ब्लो करके थोड़ी सी उसमें हवा भर दी। अब जो हमने उसमें से हवा एक्सहेल की है, उसने किसका शेप ले रखा होगा, ऐसा बलून का हुआ करता है। हमने क्या किया, एक पिन लेकर के आए, हमने उस बलून को बस्ट कर दिया। क्या होगा, सारी की सारी एयर जो थी वो मिक्स हो गई। अब आप लोग देखेंगे क्या, वो एयर जो थी उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम पहले कितना था, जितना उस बलून का था। अब वो बस्ट होने के बाद में क्या होगा, एयर का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और शेप क्या हो जाएगा, शेप जैसा जिस कंटेनर में वो रखी हुई उसका शेप हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों चीजें फिक्स्ड है, वॉल्यूम और शेप अगर दोनों फिक्स्ड है, तो क्या कहलाएगा, वो सॉलिड। अगर उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है पर शेप फिक्स्ड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, लिक्विड। और अगर दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, दोनों इंडेफिनेट है, तो उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, गैस बोला करते हैं। सनला की बात सभी को नहीं आ गई, तो आई थिंक ये सब आपने बहुत बेसिक से बेसिक चीजें हुआ करती है, आप लोगों ने ऑलरेडी सब पढ़ रखा होगा इनके बारे में, है ना। अब बात करते हैं इनके फोर्सेस के बारे में, आपको पता होगा। अगर हम बात करते हैं फोर्सेस, या फिर उनको हम लोग बोला क्या क्या बोला करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। मतलब क्या हुआ करता है बेटा, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हुआ करते हैं, वो दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, हमेशा दूसरे को अट्रैक्टेड करते रहते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस हुआ करती हैं, इनका ऑर्डर क्या हुआ करेगा, बहुत सिंपल सा आंसर है, इस पहले आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में हुआ करते हैं बेटा, है सॉलिड्स में। उससे वीक किस में हुआ करते हैं, लिक्विड्स। और सबसे वीक क्या हुआ करता है बेटा, गैस में। क्यों, इसी वजह से उनके यहाँ पे शेप में वेरिएशन आ रहा था। अब देखिए क्या बात है यहाँ पर, कि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में इतने स्ट्रांगली हेल्ड हुआ करते हैं कि उनको दूर जाने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए उनका शेप क्या हुआ करता है, फिक्स्ड होता है। वहीं लिक्विड में क्या हुआ, डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा सा और इजीली मूव कर सकते हैं। और गैस में क्या हुआ, ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल की पार्टिकल्स आपको बहुत फ्रीली मूव मूव करते हैं। समझ में आ रही बात यारी, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अच्छा, अगर हम वही बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऑर्डर क्या होगा बेटा, इससे जस्ट उल्टा हुआ करेगा। आपको पता होना चाहिए बेटा, कैसे मान लीजिए फोर्स जो है, फोर्स और डिस्टेंस, या जिसको डिस्टेंस की आप चाहो तो रेडियस लिख सकते हो, फोर्स और रेडियस में या डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन हुआ करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल आप अपने घर पर समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे अब अगर मान लीजिए जिनके पास जो अपनी फैमिली के साथ, जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके संग इतना क्लोज रहते हो, कुछ फीट्स का डिस्टेंस हुआ करता है, आप एक घर में रहते हो, तो उनसे क्या हुआ करेगा आपका, क्योंकि उनसे डिस्टेंस कम है, लेकिन उनसे बॉन्डिंग आपकी क्या हुआ करती है, स्ट्रांग होती है, उनसे रिलेशन आपका स्ट्रांग हुआ करता है। हम लोग बोलते नहीं कि हमारे वो दूर के रिलेटिव हैं, दूर के बुआ हैं, तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप उन्हें 3-4 साल में देख पा रहे हो, तो शायद आपकी बॉन्डिंग उनसे उतनी स्ट्रांग नहीं बचेगी। समझ में हमारी बात नहीं आ रही है, तो यही यूनिवर्सल लॉ है, यही अप्लाई हुआ करता है, पार्टिकल्स के ऊपर भी है।
अगर मान लीजिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वीकर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस ज़्यादा किसमें बताए थे हमने आपको, फोर्स वीक किस में थे, गैस में। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि गैस में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इंटरमीडिएट हुआ करेगा लिक्विड में, और सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट किसमें हुआ करेगा बेटा, सॉलिड्स में। इस सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हुआ करते हैं। यहाँ तक सभी को बात समझ में आगे नहीं आ रही है, वेरी गुड। हम लोग बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी बहुत बेसिक सा ही है, शायद आपने 9th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर मान लिया हम बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में है, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग मैटर को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करने वाले मेजरली हैं, ठीक है। पहली बात तो पे क्या हुआ करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। और क्या हुआ करते हैं बेटा, मिक्सचर्स हुआ करते हैं, मिक्सचर्स, मिक्सचर्स। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस हुआ करते, इनको उन लोग और फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। और क्या हुआ करते बेटा, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। समझते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया। एलिमेंट बेटा कौन से हुआ करते हैं, हम लोग पढ़े होंगे, मतलब 9th क्लास में 10th क्लास में आपने इतनी केमिस्ट्री बताते हैं बेसिकली पढ़ी रखी होगी कि केमिस्ट्री में बेटा अभी तक 118 टाइप के एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या है, जैसे हम बात करते हैं अगर एलिमेंट के एग्जाम्पल बेटा क्या क्या हो जाएंगे, लेट्स से हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ये सारे सारे क्या हुआ करते हैं, एलिमेंट हुआ करते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ करता है, एलिमेंट आपके जो है वो बेसिकली सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें आपके जो एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए हों। समझ वाली बात नहीं आ रही है, मतलब प्योर सब्सटेंसेस के वो टाइप जिसमें सिर्फ आपका एक टाइप के एटम प्रेजेंट हो, एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोला करेंगे। क्लियर होगी बात नहीं होगी। अब हम क्या बारे में बात करते हैं, मान लीजिए लेट्स से कंपाउंड्स के बारे में है। तो कंपाउंड क्या हुआ करते हैं बेटा, कि यही एलिमेंट जिनके हम लोग बारे में बात कर रहे थे, अगर यही एलिमेंट आपस में कंबाइन करें और स्टेबल फॉर्मेशन, स्टेबल चीज का फॉर्मेशन करते हैं, कोई स्टेबल स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके बीच में होल नंबर रेशियो होना चाहिए, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखिए इजी करते थोड़ा सा इसको है, सभी को ये तो पता ही होगा। क्या लिखा हुआ बेटा, ये वाटर। तो अगर आप वाटर में देखो क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, पर दोनों ने कंबाइन कर लिया किस रेशियो में, 2:1 में कंबाइन कर लिया, और बना क्या दिया, वाटर। क्या वाटर स्टेबल नहीं हुआ करता है, कितना स्टेबल होता है, हम लोग उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हुआ करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सेल किया करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल किया करते हैं बेटा, तो इसमें भी यही चीज हुआ करते हैं। आप देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहे होते हैं बेटा, 1:2 के रेशियो में कंबाइन हो रहे होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब क्या, एलिमेंट्स क्या हुआ करते हैं, वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जिसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हों, सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। और वही मान लिया अलग टाइप के एलिमेंट्स है वो आपस में कंबाइन हो जाए एक होल नंबर रेशियो में, तो वो क्या फॉर्म कर देंगे, स्टेबल स्पीशीज। उन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं बेटा, कंपाउंड्स बोला करते हैं। क्लियर होगी बात नहीं होगी। आगे हम आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर्स जो हुआ करते हैं, मिक्सचर्स भी हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा, पता होंगे आप लोग को, बताइए। होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब अगर हम बात करते हैं होमो, होमो का मतलब बेटा हुआ करता है सेम, और जिनस का मतलब क्या हुआ करता है, कंपोजिशन। जेनस मीन्स कंपोजिशन। मतलब मिक्सचर पहली बात तो क्या है, कुछ नहीं, बस दो तीन चीजों, दो से ज्यादा चीजों का आपस में मिला कर रख दो, मिक्सचर बन गया। किसी भी चीज को मिला कर रख दो आप, वो प्योरिटी हो इम्प्योरिटी से फर्क नहीं पड़ने वाला। मिक्सचर का मतलब क्या बेटा, कि आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को बस मिला कर रख दिया। अब आगे बात अगर यहाँ पर है कि आपके यहाँ पे दो टाइप के मिक्सचर्स हुआ करते हैं, पहला क्या, होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा क्या बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होम माने सेम, और कंपोजिशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एयर जो हुआ करते हैं बेटा, एयर में आपका क्या है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ करता है। तो अगर आप अपने रूम, जैसे रूम में आप बैठे हुए अभी वीडियो देख रहे होंगे, आप उस रूम की हवा देख लो, जहाँ पर हम बैठे हो वहाँ की हवा देख लो, या वर्ल्ड के आप किसी भी जगह की हवा देख लोगे, वहाँ पे 78% नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, उस मिक्सचर की कंपोजिशन हर जगह पे सेम है। एयर भी तो मिक्सचर हुआ करता है, तो इस वजह से एयर क्या, एयर होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास मान लीजिए सॉइल है, जहाँ पे हम है वहाँ की आप सॉइल चेक कर लो, अपने घर के पास की सॉइल चेक कर लो, या कहीं और की सॉइल चेक कर लो। आपको पता है सॉइल में क्या हुआ करते हैं, पत्थर भी हुआ करते हैं, घास फूस भी हुआ करती है, कुछ और भी गार्बेज वगैरह हुआ करता है।
तो अगर मान लीजिए मेरे जब हमने जहाँ से मिट्टी लेकर के आए हैं, अगर वहाँ पर 4 पत्थर निकल रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है जहाँ से आपने मिट्टी ली वहाँ पे 4 पत्थर निकलेंगे? या दुनिया की हर जगह की मिट्टी में उस दिए हुए अमाउंट में 4 पत्थर आने वाले हैं? नहीं। इसका मतलब बेटा क्या है? सॉइल होमोजेनस मिक्सचर नहीं हुआ करती, सॉइल क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है। एक और एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, पहले में हमने शुगर डिसॉल्व कर दी और दूसरे में हमने चॉक का पाउडर हुआ करता है वो डिसॉल्व कर दिया। बस मिक्स करके छोड़ दिया। अब अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली तो ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर बन गया है। बट थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने वाले हो कि जैसे शुगर सॉल्यूशन तो वैसा का वैसे ही रहेगा, पर चॉक जो हुआ करते हैं ना, चॉक धीरे-धीरे नीचे बँटना शुरू हो जाएगी। तो नीचे अगर आप देखो तो चॉक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, चॉक की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर कम होगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोज़िशन हर जगह पे सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये हेटेरो का मतलब क्या हुआ करता है बेटा? डिफरेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोला करेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर। और अगर सेम है तो उसे क्या बोला करेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये तो हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा। हम बताएं, अगर जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि मैटर जो है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हुआ करती है, उनके भी मेजरली 2 क्लासिफिकेशन हुआ करते हैं। कौन कौन सी हुआ करती है बेटा? आपको पता होगा। एक तो होती है यहाँ पे कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी बेटा कौन सी हुआ करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। होती हैं कि नहीं होती हैं? है ना? अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कौन सी हुआ करती हैं, जो हम लोग बेसिकली नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग को उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या हो सकती हैं, जैसे शेप, है ना, साइज, वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, मास। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप इनको फिजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बिना कोई केमिस्ट्री लैब में जाए, बिना कोई केमिकल रिएक्शन करे हुए। है कि नहीं बात है? तो ये सारी सारी बेटा क्या हो गई हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई कलर, आप कलर को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हो। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज करने वाले हो ना, सिंपल सी बात है, जिनके हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की एसिडिटी क्या है। एसिडिटी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 10th का सेकंड चैप्टर हुआ करता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें हमने पढ़ा होगा। एसिडिटी हम लोग किसी बेस में मेजर करते हैं? पीएच के बेस पे, है ना? अगर मान ली किसी भी ऑब्जेक्ट का पीएच जो है बहुत लोअर है, तो वो क्या होगा? हाईली एसिडिक है। अगर पीएच मान ली ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। है कि नहीं बात है? इसी प्रकार से आपका क्या हुआ करता है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, कोई सब्सटेंस है, वो कितना रिएक्टिव है, कितना कम, ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है। आपने पढ़ी होगी 9th क्लास या 10th क्लास में, रिएक्टिविटी सीरीज हुआ करती है ना, तो उसमें क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हुआ करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। सभी को समझ में हमारी बात नहीं आ रही है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज को बेसिकली 2 क्राइटेरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हुआ करती है कौन सी बेटा? है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सिंपल सी बात केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर रहा है ना, तो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हुआ करती हैं, उन्हें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आगे चैप्टर्स में सीखेंगे। लेकिन अभी का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टीज बच रही कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, या मेनली कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, कैसे इन्हें मेजर करते हैं, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं हम लोग के इस आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर है। बाकी हम लोग के टॉपिक्स हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है? तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक आज का है वो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज हुआ करती हैं, उनके लिए कौन कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, बेसिकली एसआई यूनिट कौन कौन से हम लोग यूज़ किया करते हैं, है ना? तो आप लोग अगर देखोगे, आप स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होगे, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग जो लिखी हुई हैं यहाँ पे कितनी है? 7 टाइप्स की हुआ करती मिलनी है, ठीक है? कौन कौन सी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी? पहली कौन सी है? लेंथ। अगर बात करते हैं लेंथ का सिंबल बेटा क्या हुआ करता है? ये स्मॉल एल। और आपको पता होगा कि लेंथ का ऐसे यूनिट यहाँ पर क्या हुआ करता है? मीटर। और इसको हम लोग सिंबल कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। मास, किसी चीज का मास कितना हुआ करता है, उसकी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो हम लोग ऐसे लिखा करते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या हुआ करता है ना। फिर उसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे। ऐसे यूनिट क्या हुआ करता है? किलोग्राम। सिंबल इज केजी। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम को हम लोग किसे दिखाया करते हैं? स्मॉल टी। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, टाइम जो हुआ करता है इट इज स्मॉल टी, एंड
टेम्परेचर जो हुआ करता है वो होता है कैपिटल टी। आगे से ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में है फिर कहीं भी साइंस की फील्ड में आगे पे स्मॉल टी दिखा हुआ है तो मतलब क्या है, वो टाइम को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल टी जो हुआ करता है वो किसको डिनोट करता है बेटा, है टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक करंट, टेंथ में पढ़ा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर हुआ करता था, है ना। तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी से दिखाया करते थे, आई से याद कीजिए आप लोग, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं बार। तो हम लोग अगर बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में तो वो क्या हुआ करते थे, एम्पियर, एंड द सिंबल इज कैपिटल ए। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर आप बेसिकली इसको टेम्परेचर बोल सकते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, बाद में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंबल क्या बताते हैं नॉलेज, इसका टेम्परेचर हुआ करता है टी, और यूनिट क्या है इसका बेटा, केल्विन। और केल्विन को आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर सिर्फ की आता है कैपिटल की। अगर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट हुआ करता है तो हम लोग उसको लिखेंगे डिग्री लगा करके, ऐसे डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। पर जो ऐसा यूनिट है वो सिंपल केल्विन हुआ करता है, उसको जस्ट केल्विन ही लिखा जाएगा कैपिटल के। एंड लास्ट, ये शायद आप लोग को सॉरी अभी एक और बाकी यहाँ पर है, क्या हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किस सब्सटेंस की अमाउंट कितनी हुआ करती है। जैसे नॉर्मली हम लोग लेने जाते हैं कोई भी चीज़ है ना कि 1 kg 2 kg, उसका मास हुआ करता है। पर हम लोग केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स हम लोग मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोल अगर आप लोगों ने 9 10 में पढ़ रखा होगा, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ रखा है तो आने वाले 1 2 लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में दोबारा से। मैं आपको कहा ना, अगर आपने 9 10 के कॉन्सेप्ट आप लोग भूल चुके हो या फिर ढंग से नहीं पढ़े थे, नो इश्यूज, अभी आप लोग सबसे सब कुछ दोबारा से शुरू कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट भी आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, बस वीडियोस देखते रहना रेगुलरली, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ करते हैं, इसको हम लोग कैसे दिखाया करते हैं, स्मॉल एन से। और जो मोल जो हुआ करता है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो मोल यूनिट का नेम जो है उसके लास्ट में ई आएगा, और जब सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर ई नहीं आएगा, सिंपल MOL लिखा करते हैं। और लास्ट, ये शायद आपने पहली बार ही सुना होगा, इट इज लिमिनस इंटेंसिटी। लिमिनस अगर आपने देखा होगा, लिमिनस के इलेक्ट्रिक आइटम्स भी आया करते हैं, बल्ब आते हैं, इन्वर्टर्स आया करते हैं। तो लिमिनस जो हुआ करते हैं बेसिकली लाइट से रिलेटेड हुआ करता है ना। आप कभी आप बल्ब को, अगर बल्ब का जो बॉक्स हुआ करता है उसमें पढ़ोगे ना, उस पर लिखा होता है इसके कितने लाइट, इसके कितने ल्यूमेन का बल्ब है, 100 ल्यूमेंस का है, 50 ल्यूमेंस का है। तो ल्यूमेन जो हुआ करता है बेसिकली ब्राइटनेस का यूनिट हुआ करता है। समझना की बात नहीं है। और इंटेंसिटी का मतलब पता होगा आप लोग को, घनत्व कितना आता घना है। तो हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ करती है उसको दिखाया करते हैं आईवी से है। यूनिट इसका हुआ करता है कैंडला, और इसको डिनोट किया जाता है सीडी से है। अगर आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे ढंग से हैं तो बहुत सिंपल तरीका आपको बताते हैं। जैसे अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास में एक सिस्टम है जिसमें 10 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, एक मैंने पैनल बनाया और उस पैनल में क्या है, 10 वाट के बेटा 10 बल्ब लगे हुए हैं। वहीं मेरे पास एक बल्ब है जो पूरा 100 वाट का है, तो ज़्यादा रोशनी किस में होगी। नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन हो, सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा बेटा, जो आपका 100 वाट का बल्ब होगा वो कम ब्राइटर होगा। इस वजह से, क्योंकि अगर आप देखो 100 वाट का बल्ब होगा ना तो वो एक ही एरिया से रोशनी निकाले, एक ही एरिया से ब्राइटनेस फैलाएगा। पर आपका क्या पैनल जो हुआ करेगा, पहले का सिंपल सी बात, एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या, अगर एक बल्ब जो है वो इंडिविजुअली बहुत ढेर सारी एनर्जी को इमिट कर सकता है, बहुत सारी पावर को इमिट कर सकता है। सन्ना की बात सभी को नहीं आ गई, इसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके 100 वाट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू 10 वाट के 10 वोल्ट से। सभी को बात समझ में नहीं आ गई, आगे नहीं आ गई है। जैसे आपने क्रिकेट स्टेडियम्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या हुआ करता है, स्टेडियम पे लाइट लगी होती है, वो क्यों नहीं इतनी बड़ी एक लाइट बना के लगा देते हैं, क्यों मल्टीपल लाइट्स लगी होती है वहाँ पर, क्यों, उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बस एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। तो हम लोग के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, बस वो देख के आज के लेक्चर हम लोग ओवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आ जाती है बेटा, कि आप लोग को मास और वेट में कंफ्यूजन होता होगा, है ना। मास एंड वेट में पहली बात तो आप लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि मास क्या हुआ करता है। मास इज बेसिकली किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये मात्रा हुआ करता है, और ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा। क्लियर होगी बात, नहीं होगी। इसको हम लोग किससे दिखाया करते हैं, एम से। लेकिन वेट जो है, वेट से हम लोग ध्यान से देखेंगे, वेट बेटा ये क्या हुआ करता है, फोर्स हुआ करता है। आपने शायद 9th की फेस में कभी देखा भी होगा, अगर आपके पैरों में वेइंग मशीन बांध दी जाए और आपको हवा में उधर से उछलने को बोला जाए तो वेइंग मशीन पे कोई नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपका वेट 0 kg हो चुका है। ऐसा क्यों, जब आप फर्श पे आओगे तब ग्रेविटी लगना स्टार्ट होगी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगेगा, तब वो वेट शो कर पाएगा। समझ की बात नहीं आ गई। तो हम लोग को पता है ऐसा, आपके फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता है बेटा, F=ma। और हम लोग क्योंकि ग्रेविटी के बारे में बात करें तो हम लोग एक ही जगह पे क्या डाल देंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये mg। और जो फोर्स जिसका हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है हम लोग का क्या, वेट। समझना की बात नहीं आ गई। तो मास तो फिक्स्ड हुआ करता है, पर क्या आप लोग को पता है कि अर्थ का शेप जो है वो परफेक्टली सर्कल नहीं है।
जो जी स्मॉल जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, पोल्स पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग हुआ करती है। इस वजह से आपका वेट जो है वो भी अलग अलग आएगा। सदमा की बात नहीं आ रही है, ऐसे बोला जाता है ना, अपने लाइन में शायद सुना भी होगा कि अगर आप मान लो आपको और किसी मान लो बड़े एनिमल को, ऐसे मतलब एलिफेंट को अगर आप ऊपर साथ में छोड़ा जाए तो आप हवा में जब तक होगे तब तक तो आपको लगेगा कि मैंने एलिफेंट को भी उठा लिया अपने हाथ पे है। लेकिन जैसे जमीन पे आओगे तब पता चल जाए किसका वेट कितना आया था और किसने किसको उठा रखा था। सनमारी बात नहीं आ रही है इस वजह से, क्योंकि ऊपर अगर आप हवा में हो तो आपको कोई फोर्स लग नहीं रहा होता है, फ्री फॉल कर रहे होते हैं। इस वजह से तो वहां पर आप देखो मास अभी भी एलिफेंट का ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपके। लेकिन अगर वेट की बात करोगे तो क्योंकि हवा में कोई ग्रेविटी लगने रही है तो वेट ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल हुआ करता है। लेकिन आप जैसे फर्श पे आओगे, जमीन पे आओगे, जमीन पर आने के बाद में क्या होगा, जो ग्रेविटी जो है वो दोनों पे अलग अलग लगा करेगी, उनका वेट बढ़ जाएगा। समझ में हमारी बात नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये तो बात होगी मास एंड वेट के बारे में है। ठीक, अब हम लोग बारे में बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, बस शॉर्ट में देखेंगे। डेंसिटी बेटा क्या हुआ करता है, डेंसिटी में क्या बोला करते हैं, घनत्व बोला करते हैं। तो डेंसिटी जो यहाँ पर है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है आपको पता होगा, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे इस चीज का, डेंसिटी क्या हुआ करते हैं बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम की दिए गए अमाउंट में कितना मास है किसी भी सब्सटेंस का। सर मेरी बात नहीं आ रही है? जैसे मान लिया मैंने आपसे एक क्वेश्चन डाला, मैंने बोला कि बताइए बेटा 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन में ज्यादा वेट किसका होगा, ज्यादा मास किसका होगा? दोनों का वेट बराबर ही आएगा, क्योंकि हम लोग खुद ही बोल रहे हैं ना 1 kg ऑफ आयरन और 1 kg ऑफ कॉटन, तो वेट तो बराबर ही है, पर फर्क किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में। क्योंकि अगर आप देखो अपने 1 kg का वेइंग वो जो यूनिट हुआ करता देखा होगा, एक इतना बड़ा हुआ करता है, एक पत्थर ले लो या फिर लोहे का टुकड़ा ले लो, उसका वजन 1 किलो आएगा। पर कॉटन देखो तो कॉटन इतनी सारी आ जाएगी उसमें। सर हमारी बात नहीं आ रही, ऐसा इसलिए हुआ करते हैं कि कॉटन की डेंसिटी बहुत कम हुआ करती बेटा है। सर हमारी बात नहीं आ रही है, इस वजह से ऐसा हुआ करता है। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई किसी इसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। अगर क्लोजली पैक्ड है जैसे कि आयरन में थे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसको हम लोग क्या बोला करते, मास अपॉन वॉल्यूम के हम टर्म्स में निकाल देते। और कॉटन में क्या हुआ करता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हुआ करते। अगर हम इस रिलेशन से देखें, लेट से कि हमने यहाँ पे मास को फिक्स कर दिया, जो मेरा पे मास हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने लेट से फिक्स कर दिया, तो ऐसे क्या जाएगा कि आपकी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी वॉल्यूम के। मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने आपको एग्जाम्पल से ही बताया कि आपका आयरन का वॉल्यूम कम है, कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और कॉटन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है। इस वजह से अगर दोनों का मास सेम है, कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर मास सेम है तो आयरन की जो डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू कॉटन जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। समझ की बात नहीं आ गई? और लास्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पर है क्या बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, सभी को पता है कि टेम्परेचर जो हुआ करता है इसके हम लोगों ने 3 पार्ट देख रखे, 3 यूनिट्स देख रखे होंगे आपने, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं केल्विन, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला करते हैं, केल्विन बेटा क्या हुआ करता है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 इतनी वैल्यू अगर आप जोड़ दोगे बेटा तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लीजिए हम लोग बात बात करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा क्या हुआ करता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज या आप कुछ फॉर्मूला पर यूज करते हैं तो आप लोग बहुत इजीली टेम्परेचर में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी थी जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, पर आप शायद थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। ये कन्वर्जन जो हमने आपको टेम्परेचर का सिखाया आपके छोटे लेसन पढ़ रखा होगा, है ना? तो बेटा ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बस इसको आप लोग रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।